Do you anytime, maybe till now, from the last 10 years, you are into policy with that, आपको कभी एक पुशबैक आया हो ऑन अकाउंटेबिलिटी? नहीं, हमारे केस में तो उल्टा है ना, मैं हर साल जाके बोलती थी अभी मुझे नया प्रोजेक्ट करना है, आप मुझे नया प्रोजेक्ट दीजिए। जनरली लोग जो हैं जब आईपीओ से पहले क्या चीज़ें, मेन चीज़ें भूल जाते हैं? आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग कि आप क्या भूल जाते हो, आप बहुत कुछ सीखते हो। What are the biggest lies do startup tell to the investors? हमारे केस में तो हम कुछ भी झूठ नहीं बोलते हैं। So उनको ये लगता है कि इंडियन आईपीओ जो आते हैं, टेक आईपीओ बेसिकली, वो ज़्यादा एक पीआर स्टांस होता है rather than performance. Is it true? Not really. There are businesses who are silently building value or silently creating value for the whole ecosystem, not just for their own business. Being into IR, आपको पता है कि आपका मेन रोल है फंड रेज करना, और आजकल तो इंडिया में वी हैव अ प्लेंटी ऑफ स्टार्टअप्स जिनको फंड रेज करना है। उन सबको अगर 100 करोड़ मिल जाए तो काफी अच्छा जाएगा, बट वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि वो लोग हमारे में 100 सीआर इन्वेस्ट कर सकें? किसी के पास भी फंड रेज के लिए जाएंगे, चाहे आप किसी इंडिविजुअल के पास जाएं या किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जाएं, हर एक को ना ये देखना है कि हम पैसे कहाँ लगा रहे हैं और हमको कितना आरओआई मिलेगा, ठीक है। और तीसरा, हम क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं पूरे इकोसिस्टम पे। Yashish came and he gave this speech where he said, "You can join me because we are a startup, but I don't know what will happen in 1 year. We might shut down, we might thrive, but you have open space to do whatever you want to do." And I was looking for something like that. Welcome back everyone to the podcast number 22, and today we are going to learn about the a particular department which is investor relations. अब इसमें क्या होता है कि आपको अपने ब्रांड की एक इमेज इन्वेस्टर्स के सामने कैसे रखनी है, वो चीज़ हम सीखेंगे। दूसरा, अगर शेयर मार्केट में उछल पुथल कुछ भी होता है तो आपको कैसे रेडी रहना है अपने, सो हाउ डू यू मैनेज योर कंपनीज रेपुटेशन एंड हाउ टू डू दी फायर फाइटिंग इन दैट सिचुएशन, वो आज हम सीखेंगे विद रसलीन कौर। हाय रसलीन, हाउ आर यू? Very well, thank you. Thanks for having me here. वेलकम। एंड आई गेस आपने इंट्रोडक्शन सुन ही लिया दैट वी आर गोइंग टू लर्न योर रोल इन पॉलिसी बाजार, कि आपने किस तरीके से किया एंड हाउ डू यू फाइट फॉर योर कंपनीज रेपुटेशन डे टू डे जो आपके आते रहते हैं आपके पास। Absolutely. So I'll just correct you there. This is for PB Fintech Limited. Yeah. I work for PB Fintech Limited, which is दो होल्डिंग कंपनी, और इसके अंदर हमारे पॉलिसी बाजार इंडिया भी आता है, पॉलिसी बाजार .ae भी आता है, विच इज आवर दुबई ऑपरेशंस, यूएई ऑपरेशंस, और पैसा बाजार भी आता है। और इसके अलावा हमारे दो ब्रांड्स और हैं इंडिया में, विच वी वर्क फॉर, लाइक दीज आर रिटेल ब्रांड्स जो हम कंज्यूमर्स से डायरेक्टली पॉलिसीज या फिर क्रेडिट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा हम कॉर्पोरेट्स को भी हेल्प करते हैं, सो दैट देयर इज पीबी फॉर बिजनेस एंड देन देयर इज पीबी पार्टनर्स, which is for offline insurance agents as well. So we'll talk about PB Fintech, but obviously yes, Policy Bazaar is a large. So we are going to talk about more about the IR things. Can be on any front, maybe on any management side. Right? Chalega. Okay. So before going ahead, I want to know about your background, your schooling, your college, and then पता लगा कि आप कैसे यहाँ तक पहुँच गए। मैं यहाँ पे पहुँची as from my campus, from my MBA campus. Yashish came and he gave this speech where he said, "You can join me because we are a startup, but I don't know what will happen in 1 year. We might shut down, we might thrive, or but you have open space to do whatever you want to do." And I was looking for something like that. I was studying in Bombay. एक तो मैं दिल्ली आना चाहती थी. I was missing home food और दिल्ली का खाना. So then I wanted to get back. That was a primary reason, I would say. And obviously this is something that I was looking for. I was not looking for a desk job, sitting and not doing, like, not making impact on a real time basis. वो नहीं करना था मुझे. I wanted to be in charge of things, right? Making things move. So I joined in 2012, and it was a product role. From there, product was the interface between tech and business, right? And because I was a computer science engineer and MBA specialized in finance, that became a good bridge. मतलब दोनों देख लिया, टेक भी देख लिया और बिजनेस का साइड भी देख लिया. From there I did a small stint of BU role, which is a business unit P&L role.
And then one Sunday we were doing a product review or some review, I don't remember which one exactly. और सीईओ ने बोला 15 मिनट की ब्रेक थी, संडे मॉर्निंग, हाँ संडे मॉर्निंग वी वर डूइंग दैट मीटिंग एंड 15 मिनट के बीच में ब्रेक थी, तो होल मैनेजमेंट वाज देयर and the CEO of the organization called me out of the from during that break time. He's like, do you have like 5 minutes? I was like, Hanji, we are setting up, we are doing a raise and we need somebody who can come and join us. And आप सोच लो, मंडे से करते हैं काम इस पे। आज तक इसमें सोचने जैसा क्या था? It was already 2 years. And हाँ 2 साल हो चुके थे. So this was 2014 February, that I remember very vividly. And so I just joined Monday onwards, and that culminated into our first 100 crore check from Tiger Global. And Tiger, but I think Tiger was one of those VCs, venture capitalists, who have helped shape the internet ecosystem in India. A lot of I know a lot of companies to whom Tiger have given a shapement and also the teaching as well. मतलब मैंने उनका देखा कि कहाँ से वो मतलब they have started and now they all are, most of them are unicorns. Yeah. And out of one is the policy of fintech. Yeah. Okay. So going forward, just to learn from you, so being into IR, so आपको पता है कि आपका मेन रोल है फंड रेज करना, और आजकल तो इंडिया में वी हैव अ प्लेंटी ऑफ स्टार्टअप्स जिनको फंड रेज करना है, एंड अगर उन सबको अगर 1 करोड़ 100 करोड़ मिल जाए तो काफ़ी अच्छा जाएगा, बट उसके लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा एंड क्या शोकेस करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को कि वो लोग हमारे में 100 CR इन्वेस्ट कर सकें? Okay. किसी के पास भी फंड रेज के लिए जाएंगे, चाहे आप किसी इंडिविजुअल के पास जाएं या किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जाएं, VCs होते हैं, PEs होते हैं. VCs तो टिपिकली एकदम स्टार्टअप हेल्प करते हैं, या एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो एकदम स्टार्ट में हेल्प करते हैं टू गेट यू द सीड मनी एंड एवरीथिंग. हर एक को ना ये देखना है कि हम पैसे कहाँ लगा रहे हैं और हमको कितना ROI मिलेगा, ठीक है. और तीसरा, हम क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं पूरे इकोसिस्टम पे, या इसकी फॉर एग्जांपल द फर्स्ट क्वेश्चन दैट एनीबडी वुड आस्क इज व्हाट इज योर टैम, व्हाट इज द टोटल एड्रेसेबल मार्केट, आप कौन सी मार्केट देख रहे हो. सेकंड, व्हाट इज इट दैट यू सॉल्विंग, इज इट अ रियल प्रॉब्लम. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थर्ड, आपका क्या मोनेटाइजेशन मॉडल है, आपने क्या स्कीम बनाई, क्या प्रोसेस बनाया जिस वजह से आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और उससे आपका कैसा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. फ्रॉम दैट यू सी कि आज मेरे 100 रुपये जनरेट हो रहे हैं, 5 साल बाद, 3 साल बाद मेरी एक विजन है कि वो 100 को मैं 10,000 ले जाऊंगा, 1 लाख ले जाऊंगा, 10 लाख ले जाऊंगा. उसको सपोर्ट करने के लिए मैं क्या क्या लिवर्स बिल्ड कर रहा हूँ, या मुझे उन लिवर्स को क्रिएट करने के लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, चाहे वो टेक हो गई, चाहे वो मार्केटिंग में हो गई, चाहे वो अब आप ब्रांड पॉपुलराइज करा रहे हैं. तो डिपेंडिंग फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आपको क्या क्या चाहिए एज एन इन्वेस्टमेंट, आप उनसे जो लेंगे और उससे कितना बिजनेस स्केल हो जाएगा. सो एनीबडी इज लुकिंग फॉर what is the problem that you're solving, उसके लिए मार्केट कितना बड़ा है, what is your revenue model, like monetization model. उस monetization model को स्केल करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. अगर आप वेरिएबल बेसिस पे लॉस बना रहे हो या आप सिर्फ फिक्स बेसिस पे लॉस बना रहे हो, उसका कहने का मतलब है अगर आज आप 100 रुपए की चीज सिर्फ डिस्काउंट के बेसिस पे बेच रहे हो तो आपका बिजनेस कितना लंबा सस्टेन करेगा. वो तो फिर ये बात होगी ना कि किसके पास ज्यादा डीप पॉकेट है. कोई और एक बड़ी एंटिटी आएगी, एक लार्ज कॉर्पोरेशन आएगी जिसके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है काफी ज्यादा डिस्काउंट कर पाने की, तो फिर दे विल टेक ओवर द बिजनेस. सो बेसिकली यू नीड टू सी हाउ स्ट्रॉन्ग इज द फाउंडेशन ऑफ योर बिजनेस, राइट. और वो इन्वेस्टर देख पाता है, दे आर ट्रेन्ड टू सी दैट. सो दे विल सी व्हाट इज द एंड ऑल ऑफ दिस कमांड विद द फैक्ट कि आपकी जो मैनेजमेंट है या जो आपके फाउंडर हैं उनकी इंटेंट कैसी है, उनकी इंटेंट कैसी है, उनकी इंटेग्रिटी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू डू अ स्मेल टेस्ट, राइट, एज एन इन्वेस्टर दे वुड डू दैट. वो अपनी डिलिजेंस भी करते हैं, खूब ड्यू डिलिजेंस करते हैं फंड रेज वगैरह से पहले. बट हाँ, ये मेजर क्वेश्चन होते हैं कि बॉस कोई फ्रॉड का सीन तो नहीं है ना, ये रेवेन्यू मॉडल है, इसके ऊपर इतना बनाएंगे. And that's how it works. Yeah, that's how it works. Do you have any example or maybe कोई story आपके पास जो कि dude
because investor was ready to invest, but due to due diligence, उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपने रोक दियो. हमारे केस में तो नहीं था. ये सारा मेरा डोमेन था. See, I'll tell you what. As an organization only, like if you look at my founders, they are transparent people, way too transparent. Sometimes more than I would like them to be, because by what I mean by that is, even if they're thinking something, they would just Say. speak aloud. They're not inhibiting themselves in trying to manipulate or dress up something and create something out of it. तो वो पर्सपेक्टिव से काफी सॉर्टेड हम रहे हैं. It was never like कि ये नंबर ऐसा ठीक नहीं दिख रहा, इसको चेंज कर लो, or any of that. I never had to do any of that. I was running pretty independently. जो नंबर आते थे वही नंबर दिखाते थे. तो ये तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है. नहीं है. हम और एक और चीज़ है, हमने बहुत ज़्यादा मतलब एक ग्रुप है हम जिसकी बहुत सारी एंटिटीज़ हैं, लेकिन वो सब एंटिटीज़ अलग अलग रेगुलेटर्स से के परव्यू के अंडर आती हैं, which means you're anyway very compliant centric. So अभी तक जो मेरे को एक विजन में है, या मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि जो CXOs IR रोल हैं, ठीक है ना, ये सारे आपके बॉयज स्ट्रेटेजी क्लब है. नहीं, बॉयज क्लब नहीं. I would want to disagree. Now there are enough other genders, if I have to be gender neutral, or if I can be very specific, then there are enough women who've proved themselves to be on stage, or at the same podium. And it's not just India, it's globally. तो ये तो मैं नहीं अग्री करूंगी. Because अभी भी इसको बोला था कि this is the boys club. नहीं, बॉयज क्लब नहीं, अब खत्म हो गया, ये पुरानी बात हो गई. बॉयज क्लब इज अ गॉन एरा नाउ. It's no more. हाँ बिल्कुल है. यहाँ पे like if you look at BB Fintech, you'll find so many departments, like enough departments with women leaders. In fact, अभी तो हमारी recently एक business की CEO भी is a lady. So I don't think ऐसा. It's a pretty gender neutral organization, I would say. And to me personally, even if it weren't, I think I would have fought my way. तो अगर किसी को लगता है कि अपनी जगह बनानी है तो बना ही लेता है, फर्क नहीं पड़ता. इतना सोचो ही मत, इतना भाव ही मत दो इस क्वेश्चन को कि मतलब जेंडर डाइवर्सिटी and all of that, like on a personal level. I'm not saying like an organization should shove it under the carpet. Absolutely not, because you need structured measures and structured inputs to ensure that everyone is treated equally. True. Yeah, you absolutely need that. I'm not denying that. But on a personal level, don't even let it not even be a consideration that I'm a female, so I'm any lesser, or somebody would they've tried to shut me down because I'm a female. That kind of a thought should not occur to you. That should not occur to you. Nowadays, this has already been out. Yeah, it's out. Yeah, so now you can't call it a boy strategy club. Yeah, but still on I would say internet, it was still there. Yeah, that's why I just it'll take some time. So people do think in the boardroom कि जो boardroom के अंदर conversation होती है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा experience चाहिए. So is anyone, और फिर again आपकी age पे या आपके जेंडर पे किसी ने कभी वो शक किया है कि बोर्ड रूम के अंदर क्या करेगी, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर पाएगी, छोटी है अभी. I'll tell you the good thing, हमारे पे ना उल्टा चलता है यहाँ पे. क्या? So they'll be like बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बनने की क्या ज़रूरत है, मतलब let's hire young and then we'll groom them. So that's so innovation, that's the belief system. I believe that innovation comes from those who have not yet been indoctrinated. So you will find a lot of people from non-insurance background in the insurance business, and that I think has worked wonderfully for us. And in most places you would find that there are, I think there would be about 150 people in the organization already जिनको 10 साल से ऊपर हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए. तो वो सब जब आए थे तो वो 10 साल छोटे थे, राइट? और ऑर्गेनाइजेशन ही अभी वही 17 साल की हुई है, राइट? तो I don't think that's been a challenge. सभी young थे. So when I came in, there was this whole thing that everybody is building everything from scratch. सब कुछ, everything was being built piece by piece, right? So and everyone was taking decisions on a daily basis. So that confidence came through automatically. That rhythm of strategic thinking for everybody, that to think larger, to grow faster,
how else to make partnerships. I think that comes strategically, that came strategically to everybody. And to answer your specific question in the boardroom, I know, I think in fact when we were private, uh, I've had some of the most fun, entertaining and engaging conversations in the boardroom. Okay, Yeah. I guess Boardroom is not a is not a place where you should be afraid to go. I know बहुत सारा मूवी में दिखाते हैं कि मतलब ऐसा हाँ, बहुत ही वहाँ पे सारे काफी काफी बड़े कुछ एक्सट्रीम्स में चल रहा है, बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है. पीपल आर we've been very grateful. We've been quite blessed in the sense that our investors have helped us to see things even operationally. वो लोग अपना भी input देते हैं, like कि हम बाकी businesses में क्या देख रहे हैं, or what we've seen in other parts of the globe, other parts of the country, and they will try to give that education to you for free, like whatever. free, and their thought process is also very keen to. That's that they will give you a keen learning as well. They are invested in your growth. Yes, They of course are invested in they your have growth. invested in your In growth. the literal sense as well. So because Yeah. I have been into the corporate and I've seen a lot of people, they do scare of the boardrooms कि यार आज तो लंका लगेगी. नहीं, देखो बहुत ही एक्टिव, बहुत एक्टिव एनवायरनमेंट होता है, बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर, और हर टाइप के क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, राइट, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड एंड you need to be on top of it. But if True. you're knee deep in your business already, like if you own your work, then there's no shying away, right? फिर डर कैसा? और कुछ अगर immediately नहीं भी पता, so you can always say, I'll come back to you, I'll check this and I'll come back to you later. I don't have this handy. घबराने जैसा क्या है? Because लोग घबरा जाते हैं कि यार अब तो because and I also believe if you have that kind of shine तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोकेगा नहीं, right? आपको ना दुनिया में कोई भी बंदा किसी इनफैलिबल बंदे को नहीं ढूंढ रहा. ना आप ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे होते हो जो कि कभी गलती ना करे, Correct. ना आप ऐसे दोस्त ढूंढ रहे होते हो, ना आप ऐसी मैनेजमेंट ढूंढ रहे होते हो, ना आप ऐसी कंपनीज ढूंढ रहे होते हो. नहीं. टू एयर इज टू ह्यूमन. हर इंसान गलती करता है. True. आप साफ इंटेंट ढूंढ रहे होते हो. गलती हर किसी से हो जाती है. खड़े होके कह पाना कि मेरी गलती है और उसको मुश्किल है. ठीक कर पाना मुश्किल नहीं है. इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. आपको एक साफ आदमी चाहिए, साफ दिल. इंटेंट इज व्हाट it matters, right? So if you know you have a sound intent and what you're doing is the right thing, even if you go astray a bit, like you make a mistake, people will forgive you for it. इसमें डरना कैसा है? I guess this is a learning for a lot of people. जो आपने अभी बोला कि this if you make mistake that because corporate में मैं देखता हूँ कि गलती करने के बाद या तो वो किसी और पे खिसका देते हैं या फिर वो कहते हैं हमने किया ही नहीं. मैं कल्चर को ब्लेम करूंगी. आप पॉलिसी बाजार में आके देखो या पीबी फिनटेक में मैं बोलूंगी, आप आके देखिए. आप गलती करना अलाउड है, पर गलती दोहराना अलाउड नहीं है. आप गलती कीजिए, गलती से सीखिए, फेल फास्ट, एक्सपेरिमेंट फास्ट, फेल फास्ट. आप एक्सपेरिमेंट करते रहो और देखते रहो व्हाट विल वर्क, व्हाट विल नॉट वर्क. एक्सपेरिमेंट ही नहीं करोगे और घबराते रहोगे कि गलती हो जाएगी, तो फिर इनोवेट कैसे करोगे? नहीं करेंगे. आप बिजनेस मॉडल देखिए, पॉलिसी बाजार पर से आप पीबी फिनटेक का बिजनेस मॉडल देखिए, हाउ हैज इट इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स. हर 3 से 4 साल में इट्स अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन. कभी हम पहले सिर्फ हम लीड्स बेचते थे, फिर हमने कमीशन कमाना चालू किया. कमीशन कैसे कमाया? प्रोडक्ट बेच के, सेल्स करके पैसा बनाना चालू किया. आफ्टर सेल्स डिसाइड कि नहीं अब तो हम सर्विस भी करेंगे, कस्टमर तो आ ही रहा है, चलिए हम इनको फुल फ्लेजेड सर्विस देते हैं. अब हम उसके बाद फिर हमने कहा कि अब हम क्लेम सपोर्ट भी करेंगे. तो हर कुछ साल में, आप बोलिए हर 3 साल में एक नया पड़ाव, एक नई जर्नी हम इसीलिए कर पाते हैं. अपने आप इनोवेट इसीलिए कर पाते हैं बिकॉज घबराते नहीं है. गलती तो True. होती है ना. कोई चीज एक बार चालू की, नहीं चली, फिर छोड़ दी, फिर 1.5 साल बाद दोबारा अटेम्प्ट की, फिर चल पड़ी. Can So we yeah, learn so from the mistakes. learn from it. You don't stop experimenting. Just keep experimenting within guardrails. So there will be certain guardrails so that you don't go absolutely haywire. So there will be guardrails, but you keep experimenting within them, and there should be no reprimanding for making mistakes. To err is to human, yeah. Nobody's perfect. Today is human, but I guess in big MNCs or corporates, people do think that rather than making mistake, let's be quiet. I guess that would be a मतलब. So I think हम सबको फिर थोड़ा और बोल्ड बनना पड़ेगा. हाँ. पता है बचपन में खूब like I think it starts from the childhood only, that if you get reprimanded for trying something and that gets messed up, then you sort of lose confidence when you're growing up.
So I would say it can be started in the childhood itself, where you say, you're encouraging experimentation, even if it means chaos at the end of it. So whether he make a chaos or anything, he will at least learn. at least learn. Absolutely. He will learn. Absolutely. जस्ट अगर जो हमने हमारी बात थी, आपने कहा था कि वो जस्ट पीबी फिनटेक का आपने आईपीओ लेके आए थे. सो वाज देयर एनीथिंग यू गाइस फॉरगॉट और वाज नाउ रेडी इवन बिफोर द पीबी फिनटेक आईपीओ वाज अबाउट टू लॉन्च? सो गुड थिंग वाज कि हम ना 1.5 से 1.5 2 साल से वी वर टॉइंग विद द आइडिया दैट वी वुड गो पब्लिक, राइट? सो वी वर anyway doing housekeeping work. So we built in internal ERP. We got all the teams onto that discipline before we could move to Oracle. Something which is the good thing was we were anyway doing housekeeping for about a year and a half prior to us going public. तो जो भी ERP internal बनाना था before we bought an enterprise system which was off the shelf, हमने वो सब internally कर लिया था. The funny part, there was no addition to any team, neither mine nor legal. There was no addition to finance. किसी भी टीम में हमने कोई addition नहीं किया था. Business as it is चल रहा था, and everybody was learning as we were going through the process. I think the whole team would remember it for the rest of their lives. ऐसा कुछ भूले टाइप का नहीं था. एक डिस्कशन पॉइंट जरूर था आईपीओ के टाइम पे कि क्या प्राइस पे लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम मार्केट्स वर डूइंग रियली वेल, दे वर डूइंग वेरी वेरी वेल. तो वो वी आर वेरी थैंकफुल दैट आवर बैंकर्स एंड एडवाइजर्स advised us in a way where we were able to leave something on the table for incoming investors as well, while those who were selling some stake or were exiting also got enough value. We had 17% like listing gain on that day. So I think it was very high. 17% तो काफी अच्छा प्रॉफिट दे दिया. लिस्टिंग गेन था उसी टाइम था, या फिर that was good. हमने बोला चलो अब हम तीरथ पे जा सकते हैं. We can all go for तीरथ यात्रा. That was a good because I've got a 2 to 3 IPOs और मैंने तीनों में नुकसान खाया है. और अब से मैंने आगे पहले इनको आने दो, फिर इन्वेस्ट करेंगे, तब देखेंगे. पहले ऊपर नीचे पहले अपना कर लेंगे. वैल्यूएशन ना किसी के कंट्रोल में नहीं होती, ना कंपनी के, ना बैंकर के, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट ना डोमेस्टिक इन्वेस्टर के, ना फॉरेन इन्वेस्टर के. बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मैक्रोज ड्राइव करते हैं. अभी इंटरनेशनल मार्केट में कुछ हो गया, किसी और लार्ज इकोनॉमी में कुछ हो गया, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे पड़ रहा है. उस वजह से sometimes investors have actually come back and said, my view or our house view on the company is good, but because of the economy, we've had to take certain actions. Like for example, we're trimming our India exposure by X percentage. तो इसलिए हमें आपका भी sell off करना पड़ेगा. But our house view on the organization stays very very strong. So मतलब ये like I said, ये किसी के हाथ में है नहीं. ओके. सो अगर मैं जनरली बात करूँ, जनरली लोग जो हैं जब आईपीओ से पहले क्या चीज़ें, मेन चीज़ें भूल जाते हैं, उसका कुछ ऐसा? आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग कि आप क्या भूल जाते हो. आप बहुत कुछ सीखते हो, बट आप भूल कैसे जाओगे? बहुत सारे लोग हैं ना वहाँ पे आपके साथ बहुत सारे लॉयर्स हैं जो आपको लाइक दे विल पुश यू टू गेट व्हाट इज रिक्वायर्ड. बहुत सारे बैंकर्स हैं जिन्होंने ये कई दफ़े किया है, like bankers, lawyers, they've done all of this like multiple times. तो ये नहीं होता है. तो आई थिंक एक प्रोसेस होता है, हम कर ही लेते हैं. ओके. सो अब जैसे हम बात करते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स, राइट? हमारे बहुत सारे स्टॉक के जो लोग होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, वो करते हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज के अंदर. सो उनको ये लगता है कि इंडियन आईपीओ जो आते हैं, टेक आईपीओ स्पेसिफिकली, वो ज़्यादा एक पीआर स्टांस होता है rather than performance. Is it true? Not really. हर इकोनॉमी में या हर मार्केट में आप देखेंगे there will be a marketing spectacle which is not backed by an equally satisfying or overwhelming performance business wise. Like an underwhelming performance comes through later.
but that will not be representative of the whole market, right? There are businesses who are silently building value or silently creating value for the whole ecosystem, not just for their own business. If I look at ourselves as well, uh, we had times where stock price went really low, despite like it felt so funny that it feels like lowest का भी low चला गया है, जो कि शायद बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है, बिल्कुल ही अंडर वैल्यूड है इस टाइम पे स्टॉक, ऐसा लग रहा था. डिस्पाइट दैट वी कंटिन्यू डूइंग व्हाट वाज द राइट थिंग. हमने न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किए 2021 में, राइट? नवंबर 2021 इज व्हेन वी बिकेम पब्लिक. अब अगर आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट या कुछ नया इनिशिएटिव ट्राई करेंगे, उसका मतलब है एक इन्वेस्टमेंट लगेगा, जिसका मतलब है आपकी थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी कम दिख सकती है, राइट? बट क्या वो बिजनेस के लिए जरूरी था या वो बिजनेस इनोवेशन के लिए इंपॉर्टेंट था? हाँ, तो हमने किया. मतलब उस टाइम पे सब लोग हमें कह भी रहे थे कि आप क्यों कर रहे हैं, आप इसका लॉस क्यों ले रहे हैं, आप मत लीजिए ना. आप, हम बोल रहे हैं आप उसको लॉस देख रहे हैं, हमको वो इन्वेस्टमेंट दिख रही है. और आज की डेट में वो पे ऑफ करना स्टार्ट कर दिया है. अच्छा. या जैसे कि अब हमारा दुबई का बिजनेस था, यूएई का जो हमारा बिजनेस था, वो पहले लॉस मेकिंग था, अभी पिछले 2 क्वार्टर से वो प्रॉफिटेबल टर्न हो चुका है. इट्स अ B2C बिजनेस. अब वो उस ट्रैजेक्टरी पे जा चुका है जहाँ पे आप यू विल स्टे, यू विल कंटिन्यू टू बी प्रॉफिटेबल, एंड दैट्स नॉट लीनियर, इट्स नॉट गोइंग टू बी लीनियर, राइट? तो वो होता है, वो एक बिजनेस का, जो बिजनेस चला रहा है, जो फाउंडर है, उसको उसका सेंस रहेगा, राइट? हाँ, लेकिन सिर्फ कोई अगर ये बोले कि सिर्फ हमने PR के बेसिस पे या सिर्फ हमने अपनी मार्केटिंग के बेसिस पे IPO कर लिया और फिर बाद में नहीं सस्टेन कर पाए, तो ठीक है, ऐसे तो सब जगह होते हैं ना. मतलब ये सब इकोनॉमी में होते हैं, ऐसे पूरे मार्केट को मत खराब कीजिए कि सारे टेक के IPO खराब हो. सब नहीं होते हैं, बाकी सब काफी सारे अच्छे कोई कर लोग रहे हैं. प्रॉफिट देके जाते हैं. अरे बहुत लोग दे रहे हैं. हम लोग के इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा बनाया है. प्री IPO ने भी बनाया है, पोस्ट IPO ने भी बनाया है. देयर वर इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल टू हैव मेड मनी. हमारे इन्वेस्टर काफी खुश हैं. So I guess this would be an answer to the all the critics जो टेक IPOs को बोलते हैं जैसे PR है. नहीं यार, पैसा भी बनता है उसके अंदर. So रज़ीन, इसमें मैं पॉलिसी बाजार का इंटरनली एक क्वेश्चन पूछूंगा. डू यू एनी टाइम, मे बी टिल नाउ फ्रॉम द लास्ट 10 years यू आर इनटू पॉलिसी बाजार, आपको कभी एक पुशबैक आया हो ऑन अकाउंटेबिलिटी कि यार आपको दिया था बट आपने इसकी अकाउंटेबिलिटी ली नहीं? नहीं, हमारे केस में तो उल्टा है ना. मैं हर साल जाके बोलती थी अभी मुझे नया प्रोजेक्ट करना है, आप मुझे नया प्रोजेक्ट दीजिए. मतलब आई डोंट वांट टू डू दिस थिंग, सो जस्ट दिस थिंग, आप मुझे कुछ नया दीजिए. तो मैं हर साल जाके बोलती थी. सो फिर वो आपको नया प्रोजेक्ट मिलता था? हाँ, मैं हर साल कुछ ना कुछ नया करती थी. सो अभी इस साल, अभी आपको 2 साल तो इसमें हो गए आईआर के पॉलिसी हाँ, फिनटेक तो में. अब मैं नया ढूंढ रही हूँ और मिल भी रहा है, बट इट्स टू मैच्योर टू प्रीमैच्योर टू टॉक अबाउट इट. सो आई होप दैट वुड बी अ गुड वन, एंड नेक्स्ट टाइम जब हम पॉडकास्ट करें तब तक वो आपका लॉन्च भी हो चुका होगा. एब्सोल्युटली. So when it's come to the policy bazaar, so there's a lot of controversial things as well on the internet. So उसमें से एक सबसे बड़ी आपकी थी जो एड इंडिया पाकिस्तान के मैच की, जिसमें एक वीडियो ने कहा था कि ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान मैच, या फिर मैं बोलूँ पॉलिसी बाजार की जो एक एड थी जिसमें इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में था, उनके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था. Was it true, and how did you guys handle this on the investor front, not the marketing, on the investor front? इन्वेस्टर में तो किसी ने सवाल पूछा ही नहीं. अच्छा. और फ्रॉम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव आई वुड से मार्केटिंग इज पार्ट साइंस, पार्ट इंस्टिंक्ट एंड पार्ट गैम्बल. तो अब देयर आर हिट्स एंड देयर आर मिसेस, राइट? इफ यू लुक हिस्टोरिकली, तो 2 टाइप की अप्रोचेस लिए हैं, बिकॉज इट्स अ कैटेगरी व्हिच डील्स विद ग्रेव इंसिडेंट्स, राइट? Correct. ग्रेव इवेंट्स. कोई बीमार हो गया, somebody is passed away, so these are grave जैसे RCB वाला events. हुआ था. हाँ, इवेंट्स ये सब ये ग्रेव है ना, इसके लिए इंश्योरेंस डील कर रहा है उसके साथ. तो वी ऑलवेज ट्राई टू यूज ह्यूमर एज अ टूल टू कन्वे इट. वेदर यू सी कपिल शर्मा और पंकज त्रिपाठी या अक्षय कुमार, हमने जो भी मतलब ब्रांड एम्बेसडर भी whoever we've used, we've tried
to convey that message in a very subtle way using humor, right? True. However, if you look at the impact, the financial vulnerability, Mhm. it is direct, yeah. It's actually very sad. तो अगर कोई डायरेक्टली आके खड़ा होके उधर बोल रहा है ना कि आप देखिए, इट्स वेरी हार्ड हिटिंग. True. इंसान दो जोन्स में हो सकता है. आइदर यू आर इन दैट जोन where you are seeing something like that happening in your periphery, like you know there is kith and kin, somebody is falling sick, somebody is died young, or you know somebody's family is suffering because they did not plan for the future. So if you see that, you suddenly say कि यार नहीं हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, कि नहीं अब टर्म इंश्योरेंस चाहिए, यार पेंशन तो करवानी चाहिए थी पापा को, whatever, right? बट अगर आप उस जोन में नहीं है तो फिर आपको लगेगा यार मैच चल रहा है बीच में क्यों आ गया. वो बात है. I think it's just that it's like marketing to from a function perspective, it will be something will be hit, something will be missed, like Correct. and that's part of life, that's Life. fine. But you should look at the intent. The intent was really sound. It was to communicate financial vulnerability, and it's not easy. It's not easy. I agree that's the financial ability is always there, and everybody should cover their family, should have the backup for the same. These kind of incident can happen anytime, anywhere. Yeah, We correct. cannot stop those. अगर इस बारे में लोगों को बात करना अच्छा लगता होता ना, Hmm. इतना अच्छा लगता है कि सुबह उठ के सोचे यार आज तो जीन्स खरीद लेते हैं, यार आज तो लिपस्टिक खरीद लेते हैं. अगर लोगों को वैसा अच्छी फीलिंग आ रही होती ना, तो आज इंश्योरेंस इतनी अंडर पेनिट्रेटेड ना होती. इंडिया में इंश्योरेंस इतनी अंडर पेनिट्रेटेड दो रीजन की वजह से. एक कि लगता है कि इतनी सैड चीज के बारे में क्यों बात करें, मतलब क्यों सोचें, हम नहीं सोचना चाहते, हम इस चीज को बस पुश करते जाते हैं. और दूसरा शायद हमको कहीं ना कहीं लगता है कि हम आज इतने पैसे दे देंगे, पता नहीं वो हमें उस वक्त मिले ना मिले, राइट? जब क्लेम का वक्त आएगा पता नहीं हमारी पॉलिसी रेप्यूडिएट होगी या हमें मिल जाएगा क्लेम या नहीं मिलेगा. तो वो कॉन्फिडेंस भी शायद नहीं होता कस्टमर में. as I think as policymakers we're doing a phenomenal job if you look at creating awareness about the product, not just the brand. I'm saying about the product. Why should people buy health insurance? Why should people have protection? ये social security तो है, social बिल्कुल. security through private medium. As a country हम उतने rich नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट सबको कवर कर सके. तो प्राइवेटली मिडिल क्लास और मिडिल क्लास आदमी एस्पिरेशनल भी है, राइट? वो नहीं जाना चाहता है किसी छोटे हॉस्पिटल में, वो एक अच्छे बढ़िया फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल में जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको प्लान करना पड़ेगा. तो वो सोच नहीं रहा है. और फिर जब वो वक्त आता है कि उसको कुछ करना है, तब इमिडिएटली थोड़ी ना कुछ सपोर्ट के लिए मिलता है, फिर घर वालों के पास जाना पड़ता है पैसे लेने के लिए. सो आई थिंक दिस provision of social security through private means is critical for middle class at this time. So, but people do fear of insurance because of some previous examples as well, that agents ने कुछ गलत कमिटमेंट भी कर दी, या जब पॉलिसी बाजार जब पॉलिसी लेते हैं तब कुछ और होता है. लाइक आई हैव अ इंसिडेंट ऑफ माय फ्रेंड कि उसने 18 लाख की गाड़ी ली, और जब वो क्लेम के लिए गया बिकॉज उसकी जल गई थी गाड़ी, एंड उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ दिस एक पॉइंट था उसके अंदर कि आपने बाहर से शोरूम ने उसको करके दिया था, बट कंपनी ने कहा ये बाहर से हुआ तो हम इसका क्लेम नहीं देंगे, एंड इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला, एंड ही टुक 18 lakhs ऑफ लॉस. वाओ, ओके. ये अब मुझे एग्जैक्ट डिटेल देखना पड़ेगा कैसा है. बट द गुड थिंग दैट आई कैन वाउच फॉर इज अगर आपका सब कुछ ही एक रिकॉर्डेड मीडियम के थ्रू पॉलिसी बिक रही है, सब कुछ रिकॉर्डेड है, अगर आपका सब कुछ ही एक रिकॉर्डेड लाइन पे है, तो ऐसे केसेस में कुछ गड़बड़ हो पाना के चांसेस कम होते हैं. व्हेन यू बाय थ्रू समबडी, सॉरी प्लीज. हां, जस्ट टू कंप्लीट इट कि जो निकल के आया था इन द पुलिस कंप्लेंट कि जो जिसने अपनी बेची है इंश्योरेंस फ्रॉम अ शोरूम, उसने वो क्लॉज ही हटा दिया कि उसमें जो कुछ इलेक्ट्रिशियन फॉल्ट होता है, उसने जस्ट टू कॉस्ट बेनिफिट बनाने के लिए उसने वो अपना वो एक एलिमेंट हटा दिया विच वाज जस्ट फॉर 200 रुपीज, जिसकी वजह से वो क्लॉज हट गया. इंश्योरेंस ने कहा वो क्लॉज नहीं है, कंपनी ने कहा वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, द क्लाइंट हैव टू गिव 18 lakhs, which is a very good amount, hefty amount for a middle class. I'm sure, yes. प्रॉब्लम ये है कि ना हमको नुआंसेस शायद बहुत
डिटेल में पता नहीं चलते, क्योंकि हम्म। कोई ना हमें सीधे तरीके से बता नहीं पाता। तो आई थिंक ऑनलाइन परचेज करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ट्रांसपेरेंसी होता है, दैट देयर इज़ नो ओपेसिटी, नॉट फ्रॉम बोथ ऑन बोथ द साइड्स। कंज्यूमर को भी पता है वो क्या खरीद रहा है, और इंश्योरर को भी पता है कि वो क्या इंश्योर कर रहा है। बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि कोई शायद गलत रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ट्रू। इंश्योरेंस कंपनी को भी, तो इंश्योरेंस कंपनी भी को भी क्लेम ऑनर करना पड़ता है, जबकि जानते हुए भी कि शायद बीच में किसी ने कुछ गलत किया। गलत किया है। तो एक एक ऑनलाइन होने से ये ट्रांसपेरेंसी, तो एक ये मीडियम है जो ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है दोनों के लिए, True. for both the sides. And to handle any mis-selling cases in for PB, I can speak. Any mis-selling case is a fatal error for the organization. पहले क्या होता था, लाइव बार्जिन कॉल्स होती थी कि जैसे कॉल पे आप डिटेल ले रहे हैं, ऑल्दो रिकॉर्डेड है, फिर भी कोई लाइव बार्जिन करके चेक करता था कि ये सही पिच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी पिछले कुछ सालों से तो वो सब भी बंद हो गया है। ऑल वॉइस एनालिटिक्स लाइक वॉइस डेटा इज कन्वर्टेड टू टेक्स्ट ऑन अ रियल टाइम बेसिस। उसके Oh. ऊपर पिच चेक होता है ऑटोमेटिकली, और रेड फ्लैग आता है रियल टाइम बेसिस पे। इफ देयर इज समबडी हु इज मिसिंग आउट ऑन अ पॉइंट कि ये नुआंस बताना जरूरी था, या फिर किसी ने कुछ गलत कमिट कर दिया है, वो इमीडिएटली पता चल जाता है उसके मैनेजर को ऑन अ रियल टाइम बेसिस सेल्स फ्लोर पे। तो उस वजह से ना मिस सेलिंग इज नॉट अ कंसर्न और नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस एज एन ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्स इन इंश्योरिंग दैट वन यू डन पिच कंट्रोल, कि आपने सब बताया है जो बताना चाहिए, आपने सब पूछा है जो पूछना चाहिए, क्योंकि आपको इंश्योर होने वाले इंसान से भी पूछना पड़ेगा ना Correct. कि उनकी क्या प्रोफाइल है एंड ऑल ऑफ दैट। एंड द थर्ड पार्ट इज कि अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो एकदम से फ्लैग आउट हो फ्लैग आउट जाएगी, हो जाएगा, which जिसकी is वजह से which is मिस सेलिंग भी आपकी हट जाए। आई गेस दिस इज द वन थिंग वेयर आई गेस जो सेल्स पर्सन है जो ज्यादा खेलते थे इसके ऊपर, वो आपने इसको नॉकआउट ये कर जो दिया। अभी जो सेल्स के लोग हैं ना, मतलब जो जो भी लोग एडवाइजर जिनको हम कहते हैं, जो हेल्प करते हैं कस्टमर्स को टू बाय प्रोडक्ट्स, वो ना उनका इंसेंटिव बहुत सही अलाइंड है। उनका इंसेंटिव है अनलिमिटेड इंसेंटिव, आप जितना मर्जी कमाइए, आप जितना बेच पाएंगे उतना आप कमाएंगे। सो यू हैव अनलिमिटेड इंसेंटिव देयर, सो दे डोंट नीड कि कुछ छोटा मोटा Text हेरा चल फेरी इधर करने की जरूरत है। यू डोंट हैव टू डू any song like any jiggery poker there. And दूसरा दे नो दिस इज अ फेटल एरर। फिर आपको सिस्टम गाइड कर रहा है, आपके ऊपर आपके पास लोग वो आ रहे हैं जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है इस प्रोडक्ट में। ऐसा नहीं है कि आप गए हैं और Cold आप call किसी कर को रहे हैं। पकड़ के कोल्ड कॉल कर रहे हैं या किसी से कह रहे हैं कि खरीद लीजिए। नहीं, आपके पास कोई आया है जिसने कहा है कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए, ये मेरी गाड़ी है, ये मुझे इंश्योर करनी है, ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली है, मुझे इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस दीजिए। तो ये लोग खुद आए हैं। There is an intent of the customer also who's come and said that I want to purchase. So these are warm leads. This is not a cold calling setup. So it just makes life easier for both ends again. उन्हें पता है कि हम ये खरीदना चाहते हैं। It's not है कि आप जबरदस्ती पकड़ के बोल रहे हैं नहीं नहीं इंश्योरेंस खरीदिए। नहीं, वो That's कई true. कई केसेस में होता भी है। है। अब रिलेशनशिप के बेसिस में आप मना नहीं कर पाते, आपको हाँ। कुछ वो केस नहीं है ना यहाँ पे। जो जनरल लोग होते हैं, जो एजेंट होते हैं, दे डू दीज काइंड ऑफ न्यूएंसेस, एंड उसके लिए फिर बाद में जाके क्लाइंट को फेस करना पड़ जाता है। सब बुरे नहीं होते हैं, हमको हर किसी को ना सेम रंग से पेंट नहीं कर देना चाहिए। Correct. I that wouldn't be true for everybody, but yeah, there is a chance There are chance. when the system is opaque, Correct. there is a chance। दोनों अच्छे हैं। Okay, so Rasleen, coming to the another one, कि what are the biggest lies do startup tell to the investors? यार मैं अपना बता सकती हूँ, हमारे केस में तो हम कुछ भी मतलब झूठ नहीं बोलते हैं, बट ये है कि everybody wants to look confident, show in control, and also say that we are on the verge of breakout success. Typically for smaller entities like small startups, I would say, but investors are too smart, yeah? They know how to read all of this. They are trained to see this. तो हाँ, ये होता है कई बार कि यू विल फेक इट, इवन समटाइम्स पीपल डू इट। हमारे इधर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा उल्टा प्रॉब्लम है। हमारी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। मतलब वो अपनी, कई बार ऐसा होता है, मतलब एक्चुअली लड़ाई करनी पड़ती है कि 10 पॉइंट बोलने हैं, 10 में से 8 तो बहुत अच्छे हैं और 2 हैं जो शायद शॉर्ट कमिंग्स हैं,
तो मैं बोलूँगी ठीक है 80% टाइम आप अच्छी चीज़ को दीजिए और 20% आप इनको दीजिए। पर वो कभी-कभी बोल देते हैं, दे विल बी लाइक नहीं मैं तो मतलब 50% ऑफ द टाइम दे विल स्पीक अबाउट हिज ओन शॉर्टकमिंग्स। तो मेरा तो उल्टा केस है, ये कुछ ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट है। तो इससे इससे गलत इफेक्ट नहीं पड़ता है इन्वेस्टर्स नहीं, पे? नहीं, आई थिंक everybody appreciates honesty, everybody appreciates intent and it doesn't happen in a day. एक दिन में वो trust नहीं build होता है. True. You have to build trust with your stakeholders and they should also know that when they are talking to you, they are not second guessing you. मतलब अगर मेरा वैसा reputation रहेगा कि जो मैं बोल रही हूँ वो मैं whatever I'm saying I don't mean it, तो फिर वो trust नहीं build होगा ना. वो True. इवेंचुअली दूसरी तीसरी बार में पकड़े जाओगे, तो वैसा नहीं है केस. सो आई गेस यहाँ पे एक चीज हो गया कि अगर जब भी यू आर गोइंग फॉर द इन्वेस्टर्स, सो गो विद द फेथ एंड फैक्ट्स कि झूठ बोल के तो फंडिंग नहीं मिलने वाली है. जो सही है वही होगा, अदरवाइज फंडिंग नहीं मिलेगी. एम आई ट्रू ऑन दैट? यू आर राइट, बट मतलब मिल भी सकती है, ऐसा नहीं है कि ना मिले, पर सस्टेन नहीं होगी, सस्टेन नहीं होगी. So being a PR, being into IR, so I guess आपको चार रोल निभाने पड़ते हैं. पहला तो अपना PR का, राइट. दूसरा एक आपका जो अपना है IR का. तीसरा है कि इसको मार्केट कैसे करना है टू द इन्वेस्टर्स. और चौथा है आपको फाइनेंस पार्ट कि आपको नंबर्स को भी दिखाना है IR को. आप इन चारों को कैसे हैंडल कर रहे हो एक रोल के अंदर? IR का जो रोल है ना, दैट इज स्टोरी टेलिंग, स्ट्रेटेजिक स्टोरी टेलिंग backed by numbers. तो अगर इन दोनों में से एक भी साइड ढीली पड़ी ना तो दिक्कत हो जाएगी. आपको स्टोरी भी पूरी समझ में आनी चाहिए, बिग पिक्चर व्यू भी समझ में आना चाहिए, मगर आपको निटिग्रिटी भी पता होनी चाहिए. क्योंकि आपसे सवाल नंबर पे भी पूछेंगे और आपको दोनों मालूम होने चाहिए. लाइक आई ऑलवेज से, इफ यू ओन योर वर्क एंड यू आर नी डीप इनटू इट, नोबडी कैन टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम यू. वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है. और इसमें सबसे फन पार्ट आई वुड से, सारी चीजें ही फन है. मुझे बड़ा नंबर्स देखने में मुझे मजा आता है. आई सी नंबर्स एज फॉर टू मी नंबर्स आर पिक्टोरल. मुझे नंबर जैसे नहीं लगते, तो मुझे नंबर में से स्टोरी बनाने में बड़ा मजा आता है. That's the fun part for me. That's the fun part. Yeah, absolutely. So Raslin, you were saying that data is tameable, right? But do you use the data for changing any matrices or according to your needs? This I think you've picked up from my LinkedIn, right? But I said it in a very different way. I meant data is tameable. By that I meant that, as a growing organization, because I was also looking at data as a central piece, it would come to me from a wide variety of places, from different places, right? In different formats. So we were still to create a data lake, which happened much later. So then finding the truth in that data where, the same number may be quoted differently by different entities. So creating that single source of truth is what I meant by data is tameable. Like you can tame a large amount of data to make sense out of it. However, I'll come to your spin of it, which meant, dressing up numbers and all. I don't think that's required. How do you define good data is if it generates action, not necessarily applause. ये जरूरी नहीं है कि उस डेटा से सिर्फ तालियां ही मिलेंगी या तारीफ ही मिलेगी. अगर उस डेटा से कोई भी एक एक्शन का पॉइंट निकलता है ना, तो वो आई थिंक इज गुड डेटा. नाउ दोस एक्शंस टिपिकली इन एनी ऑर्गेनाइजेशन would be 3. या तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा होगा, you can increase revenue, you can increase efficiency, which means reduction of cost, or there is customer satisfaction / delight, like you've improved the consumer experience. इन तीनों में से आप कुछ भी अगर उस में से एक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, so I think then you've tamed the data is what I meant. Not dressing up the numbers, not that part. Not that. No. So I guess इसी से continuously में एक चीज और कि is there any time जब आपने डेटा जो दिखाया हो एंड उसने कुछ इंडिकेट किया हो कि यार ये नहीं करना चाहिए एंड यू वर ओवररूल्ड कि नहीं ये करते ही हैं इसको? इतनी बढ़िया जगह है ना, मतलब पीबी में इतना मजा आता है काम करने में. You can be in a room of 20 people sitting with the chairman and 20 other people, and you can debate with the chairman till the time either of you is convinced. या तो वो मुझे कन्विंस कर ले या मैं उनको कन्विंस कर लूं. It's that phenomenal an organization. I'm not just talking about one person who is the chairman.
दैट कल्चर इज थ्रू आउट, इट्स हिम एंड एवरीबडी एल्स. तो जो चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो वाइस चेयरमैन हो, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो सीएक्सओ हो, चाहे वो एक एनालिस्ट हो, हर कोई अपना ओपिनियन रख सकता है, which is and it's a very democratic setup. Like I'm very happy. इसीलिए लोग छोड़ के नहीं जाते ना, बहुत मतलब लोग छोड़ के ही नहीं जाते. इतना कूल और कहीं नहीं मिलने बहुत वाला. कूल है. मैं तो एक्सटेंडेड कैंपस बोलती हूँ, मतलब कई बार बोलती हूँ, it feels like an extended campus. That's a good one, and I guess that's what the thing people are looking for to work, Yeah. and they enjoy the working like this kind of environment. Yeah, you look, I like personally I would have always looked for autonomy. मुझे autonomy चाहिए थी, freedom of work चाहिए, आप space दीजिए, guardrail बनाइए, and then that's it. And that culture has helped so many people thrive in the organization. From being, you know, an executive in call center, people have reached very senior positions. So that's only because, you know, people have been enabled by the organization. नहीं तो नहीं होता था. Okay, so इसमें एक segment हमारे पास था कि you says कि लोगों को काम अपना ज़्यादा करना चाहिए, right? बट इसमें मेरा पॉइंट है, क्या अगर हम ज़्यादा कर भी देते हैं तो क्या कंपनीज अवॉइड करती हैं? करेंगे ना. वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इतने में इतना ही मिलेगा, दैट आई थिंक इज अ विशियस लूप. यू कैन नॉट सस्टेन इन दैट. मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि वो लूप सही नहीं है. आप इतना काम, यू स्टे ट्रू टू योर स्टैंडर्ड्स, आप अपना काम कीजिए और फिर आपको रिवॉर्ड मिलेगा, चाहे वो रिवॉर्ड किसी भी तरीके से मिले. बट यू कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम सेइंग कि यार मतलब 10 लाख की तनख्वाह है तो 10 लाख में तो इतना ही मिलता है और हो गया. अरे बॉस, आप 10 से ज्यादा कीजिए ना, ताकि जब अगला साल आपका अप्रेजल का टाइम आएगा तो बॉस बोलेगा ये तो 10 से डेफिनेटली ज्यादा करते, देन योर प्रमोशन इज नॉट अ क्वेश्चन, राइट? सो इतने में इतना ही मिलेगा वाला कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं समझ में आता. आजकल मैं बहुत लोगों को देखती हूँ ऐसे बात करते हैं, दैट यू नो दिस इज इनफ. हम तो लाइक आई एम नॉट सेइंग that you be a workaholic. I'm not saying that you do way more than you can afford in any sense, right? I'm not saying that, but I'm saying stay true to your standards na, and keep your benchmark high. Usko niche mat rakho. Keep your benchmark high. Having said that, don't confuse hustle with martyrdom also. अगर बहुत टाइम तक आपको लग रहा है कि आप डिलीवर कर रहे हो लेकिन उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, then you determine your worth. Your boss or your organization will not, right? True. तो फिर आप जाइए, आप खुद ये जहाँ आपको लगता है कि आपका worth है, you be there. Because I was about to come on the same part कि people have been facing this issue with a lot of managers. या companies की वो लोग अपना देते हैं but they don't get that kind of worth of promotions. आपकी देखो, हर चीज में ना आपको क्रेडिबिलिटी पहले बनानी. देखो हर कोई चाहता है कि विजिबिलिटी मिले, बट द प्रिंसिपल दैट हैज गाइडेड मी इज क्रेडिबिलिटी पहले, विजिबिलिटी बाद में. क्रेडिबिलिटी फर्स्ट, विजिबिलिटी लेटर. तो आप क्रेडिबिलिटी खुद क्रिएट कीजिए, आप अपना काम खुद बनाइए और अपनी एक्विटी, हर बंदे की अपनी एक्विटी खुद जनरेट करनी पड़ती है. हर इंसान को खुद जनरेट करनी पड़ती है. वो दैट मीन्स इज आई माइट बी वर्किंग विद 4 people टुडे, लाइक आई एम सपोज टू वर्क विद 4 people. But can I not interact with other 40? Yes, I can. वो मेरे ऊपर है ना. मैंने अपनी इक्विटी बनाई है ना. कल को मुझे ये मैनेजर नहीं पसंद है या मेरी नहीं बन रही है या उनको मैं नहीं पसंद आ रही, कल को मैं किसी और के साथ जाना चाहती हूँ. आई हैव इनफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन हु कैन से कि यू नो आई हैव बिल्ट दैट इक्विटी विद देम. तो ये तो मेरे ऊपर है ना, हाउ मच इनिशिएटिव आई एम विलिंग टू टेक. मतलब ये कह पाना और ब्लेम करना कि नहीं सिर्फ बॉस ही ऐसा है, सिर्फ वो ही नहीं देखता, ठीक है, मतलब दैट देन यू ऑल्सो. देखो डेस्टिनी ने आपको कुछ दिया, आपने वो लिया और फिर आपने बोला यही है. अगर आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे तो फिर आप भी एक तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं ना उसी सेम चीज को. आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना. अगर आपको मतलब 2 ही ऑप्शन है, या तो क्रिप करते रहो या तो चेंज कर लो. इफ यू कांट चेंज द मैन, you change the man. And it applies in a lot of contexts. So I was coming on the company, but यहाँ तो अलग ही चला गया. So if you are not able to change the man, then you can change the company. Yes. So that was a more better. या जहाँ पे आपको अपनी वर्थ लगे ना, वहीं पे आपके लिए बेटर है, क्योंकि you are not going to stop working. And maybe a lot of people will be there जो आपको काम रोक रहे हैं करने से या कुछ भी है, तो यार we are all not married to a company, right? Yeah. So we can leave that company immediately and go to the place where destiny is being written, and उनको आपके ऐसा बंदा चाहिए और आपको वैसी कंपनी चाहिए, so वो भी मिल सकती है. So
you are working in a fastest growing company and you have been grown a lot. So is being a grown man, how do you refrain yourself from being burnout? I would say spirituality is the safe haven for everybody. No person, no activity, no place can be a sanctuary. Only you and your soul can be a sanctuary. So I guess that's where you can find peace. उधर उसके अलावा तो किधर भी जाने से नहीं मिलेगा. सिर्फ अपने soul के पास. अपने सोल के पास. Spirituality is The only the thing. sanctuary. Is the only sanctuary. Yes. So I guess that people are finding the soul in different platforms, different ways. कि यार मे बी कोई रात को अपने साथ दोस्तों के साथ जाता है, बाहर जाता है. So I guess that is just a materialized, if I'm not wrong. हर किसी की अपनी एक लाइफ होती है. हम like as a Sikh, what I've been taught is to lead a middle life, a middle path basically. What that means is neither are you too much into temporal life, nor are you absolutely abstaining from it. तो आपको एक temporal life और spiritual life के बीच का एक balance maintain करना है. So you're fulfilling responsibilities of a household life, yet you are detached and spiritually inclined. मतलब I'm not to say कि मैं वहाँ पे हूँ, but I'm just saying that's what we all have been taught Correct. to aspire for. You can't aspire for happiness. You can only aspire for peace, because happiness will come with grief. Correct. So you That's only true. aspire for peace, and peace comes from within. It cannot come from outside. Like I said, no people, no person, no place, and no activity can give you sanctuary. So I guess if somebody wants to practice this, so they can do it. Because it's a very easy part to do. Rather than जो लोग कहते हैं ना कि कहीं जाके बैठ जाना या उसमें कुछ पैसे लग जाते हैं. But this is a place where nothing is there. I guess that gives you the biggest peace, and it will come with a free. And उसको आप अपने freely अपने use कर सकते हो, and maybe this can really help you from refraining yourself as well from the burnouts. क्योंकि ऑफिस में burnouts बहुत होते हैं, पॉलिटिक्स बहुत होती है, इसकी वजह से हमें लगता है कि यार अब तो हो गया, हम तो निकलते हैं यहाँ से. So firstly I have now just 3 questions, right? In the last it's already हो गया. So we have 3 questions, ठीक है. So one corporate myth you want to burst. Perks define culture. They don't. Beanbags, pizza parties will not fix toxic culture. So perks do not define culture. Don't run for perks, run for culture. Over promising to investors and under delivering to users. Both, I would say. Karma, I believe in karma. So deceit is bad business anywhere. इधर या उधर. Just सीधा चलना है. सीधा ही चलना. Okay. Last one, data or instinct? What do you prefer? Both, a blend of both. Most leadership you would see will know when to trust the spreadsheet, and will also know when to trust the gut. So it'll be both. Both. It has to be instinct sharpened by data. That's a good one. I guess that shows the diplomatic answers you have given to the rapid fire round. नहीं, बिल्कुल सही बात है. मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ ना. आप किसी के साथ आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं. नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. क्योंकि यूजर्स आपको बिजनेस देंगे and investors आपको बिजनेस करने का एक होल्ड. I'm a big believer in karma. Yeah, I'm a big believer in karma, whether it's business or it's life. So I guess that's a life mantra also. That should be a life mantra, right? So now we are coming to an end to the podcast and we'll go for the another round. I guess बहुत सारे questions हमारे भी रह चुके हैं इसके बाद. So this would be an end of the podcast. And if you have anyone who wants to understand the IR part, how it work and how things are done in the IR, this is the podcast where you can learn a lot of things. And if any questions, you can drop down in the comments, or I will add your LinkedIn. Would it be good? Yeah, So- yeah, absolutely. So see, आपके सामने confirmation भी है. So you can ask the direct questions to the Rasleen from the LinkedIn as well through this podcast. एक reference देना आपको उनको पता लग जाएगा कि किस बात पे देना है, right? So this come to an end.
Thank you everyone for joining, and if you are still here, do drop a comment and do give your feedback. Thank you. Thanks Thank for you. having me here.